नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी, एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। तो जानते हैं दोस्तों, अभी बहुत सारा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आया है और बहुत सारा एग्ज़ाम का आने वाला भी है, क्योंकि इस बार आज जानते हैं कि इलेक्शन ईयर है। तो तैयारी करते रहिए और इस बार किसी भी हालत में आपको क्या करना है, कहीं भी अपना जो सीट है, जो वैकेंसी आप निकल रहा है, उस वैकेंसी में आपको क्या करना है, अपना सीट पक्का करना है। तो आप जानते हैं कि टेस्ट सीरीज भी चलने वाला, तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जो हमारा जीएस का पोर्शन है, जो जीएस का पोर्शन है, करंट अफेयर्स का पोर्शन है, वो भी हम साथ साथ में पैरेलली चला रहे हैं। तो अभी जैसे जीएस का पोर्शन की बात करें दोस्तों, तो उसमें हमने क्या किया है कि जो हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है, जिसमें हिस्ट्री का जो टॉपिक है, चाहे वो मेडिएवल हो, एंशियंट हो, मॉडर्न हो, वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। और उससे बाहर आपका क्वेश्चन आएगा भी नहीं, क्योंकि सारा टॉपिक जो भी आपका क्वेश्चन, जो भी मेन आपका प्रीवियस ईयर्स दिया जाता है, या किसी तरह का जो आपसे सिलेबस में जो आयोग या कोई भी एग्जाम जो जो क्वेश्चन सेटर होती है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो सारा चीज़ हमने क्या किया, डिस्कस किया। अगर पॉलिटी सेक्शन की बात करें तो उसमें भी हमने आधा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर लिया है। जैसे हमारा पार्लियामेंट सिस्टम हो गया, चाहे हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया, चाहे डीपीएसपी हो गया, मूल अधिकार है, अनुच्छेद हो गया, आर्टिकल्स हो गया, जितने भी इमरजेंसी प्रोविजंस हो गया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारा दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि जीएस पोर्शन में आपके किसी भी एग्जाम, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, बिहार एसएससी सीजीएल आ रहा है, आप जानते हैं, उसमें बहुत आपका बम्पर वैकेंसी आ रहा है। प्लस अगर देखें तो आपका एडीओ का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, तो वो सब क्या है, वो सब इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो हमारा कि वन लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस कीजिए, कम से कम आपका जो पोर्शन है, जो जीएस का पोर्शन है, जो स्टैटिक पोर्शन है, वहां पर आप अपना मतलब कि एक दबदबा बना के रखिए। बोल सकते हैं कि आपका एक मजबूती होना चाहिए, उस सेक्शन पर पकड़ होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स तो जानते हो बदलते रहता है। तो उसमें आपको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा याद करना पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी आपको याद तो करना ही है, एग्जाम निकालना है। लेकिन जो अगर जीएस का पोर्शन की बात करें दोस्तों, तो उसमें रिपीटेड क्वेश्चन प्लस जो सेक्शन जो लिमिटेड होता है, आपका जो पोर्शन का जो सिलेबस होता है वो लिमिटेड होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस कर सकते हैं, उसको आप याद रख सकते हैं। भले आपको रिवीजन करना है, रिवाइज करना, हम लोग टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज भी जीएस का टेस्ट शुरू करेंगे। उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो जुड़िए हमारे साथ, ऑफलाइन टेस्ट सेंटर पर आप आ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। कुछ टेस्ट आपको फ्री भी दिया जाएगा। आप देखिए यहाँ के पैटर्न को, देखिए यहाँ का जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को देखिए, तो फिर आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि किस तरह का टेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, पॉलिटी सेक्शन में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉलिटी सेक्शंस की, तो हमने क्या देखा था उसमें, जो हमारा प्रीवियस सेक्शन था, जिसमें हमने पार्लियामेंट ग्रुप्स के बारे में देखा था, पार्लियामेंट फोरम्स के बारे में देखा था, जितने कमिटीज थे पार्लियामेंट्स, उस कमिटीज के बारे में देखा था। अब जो हमारा आज का जो सिलेबस है, जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स बॉडी है, जो कि सबसे एक हायर कोर्ट में बोल सकते हैं, हाईएस्ट कोर्ट का दर्जा दिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, कोई मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, तो उसे पूरा देश में सब जगह लागू किया जाता है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, चाहे किसी भी लेवल पर की बात करें। लेकिन आपका हाई कोर्ट्स का देख ले, तो हाई कोर्ट्स का जो डिसीजन होता है दोस्तों, जो जजमेंट आता है, वो एक टेरिटरी में, जो हाई कोर्ट का अपना एक टेरिटरी होता है, जो स्टेट के अंदर, जैसे आप पटना हाई कोर्ट की बात करें तो वो पटना के अंदर ही वो लागू होगा। दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो वो दिल्ली के टेरिटरी के अंदर लागू होगा। चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो वो यूपी के अंदर आपको लागू होगा। तो वो टेरिटरी डिफाइन होता है। तो जो टेरिटरी वाइडर टेरिटरी होता है, जो जो बड़ा टेरिटरी होता है, नेटवर्क होता है, वो किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट का एक अपना टेरिटरी होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। जो लेकिन एक हमारा जो क्या है, जो हमारा जुरिडिक्शन सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, वो क्या है, इंटीग्रेटेड जस्टिस सिस्टम है। इंडिपेंडेंट भी है प्लस इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड किस मीन्स क्या हो गया कि आप लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट अपील कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका किसी तरह का केस हुआ, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते, आपको लोअर कोर्ट से ही हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा। वो अपीलेट सिस्टम है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मतलब एक्सेप्शन क्या है कि अगर फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट हो रहा, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आज के जो क्लास है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना, कौन से आर्टिकल में, कौन से पार्ट में है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है, इस इन्फॉर्मेशन को याद करना है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स का हम लोग यहाँ जो डिस्कस करें दोस्तों, एक तरह से ये क्रैश कोर्स है। तो अब क्या होता है, जो क्रैश कोर्स हमारा होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो टॉपिक्स होता है, उस टॉपिक को डिटेल में तो डिस्कस उतना नहीं करते हैं, फिर भी इतना डिटेलिंग तो जरूर कर देते हैं। जो आपका पीटी एग्जाम है, वन लाइनर का टाइप का, जो कोई भी वनडे एग्जाम होता है, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको उस तरह से पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर, तो आर्टिकल 124 से
47 तक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 124 टू 147। तो ये जो आपको दिया गया पार्ट 5 में दिया गया, किसमें दिया गया? पार्ट 5 में। तो हमने देखा था पार्ट 5 में जो हम लोग बात करते हैं वो यूनियन के लिए बात करते हैं, यूनियन मतलब सेंटर की बात करते हैं, चाहे यूनियन लेजिस्लेचर हो, चाहे यूनियन एग्जीक्यूटिव हो, चाहे यूनियन वो जुडिशियरी हो। अगर हम एससी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट, ये एससी आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट। इनॉग्रेट हुआ था 28 जनवरी 1950 में। एक हमने बात किया था दोस्तों, जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट की बात की थी 1773 में, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था? उसमें सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था 1774 की अगर बात करें। लेकिन उसमें क्या हुआ था? वो सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कोलकाता में बना था, उसे कोलकाता का में हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट जो आज के सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट वो नहीं था। पहला बोल सकते हैं कि वो आपको रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बनाया गया था, लेकिन वो एक तरह से एक हाई कोर्ट था, एक फेडरल कोर्ट था। अगर यहाँ पर देखा 28 जनवरी 1950 को क्या किया? सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू इसे अडॉप्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। ये प्रीवी काउंसिल क्या होता है दोस्तों? जो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट होता था मेनली उसी को हेड माना जाता था। अगर किसी तरह का कोई केस हो रहा है इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया के समय में जब ब्रिटिश राज करता था इंडिया पर अंग्रेज, तो क्या होता था कि जो भी कोई केस हुआ तो वो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के पास जाता। जो फाइनल जो अथॉरिटी होता था वो किसके पास होता था? ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के पास 1950 में। तो ये क्या किया गया? इसे रिप्लेस कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दिल्ली एज ए सीट, हाउएवर सीजीआई कैन अपॉइंट अदर प्लेसेस एज सीट्स। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो मेन अपना बेंच है, जो मेन बोल सकते हैं अपना जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ है? वो आपको दिल्ली में है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे आप बोल सकते हैं सीजीआई, जो अभी कौन है सीजीआई? बी आर गवई जी है, जो 7 ऑनरेबल हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? बी आर गवई, जो कि 52nd आई थिंक आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वो 52nd ही है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो करंट अफेयर्स का आपका न्यूज है। प्लस अगर देखेंगे तो सीजीआई के पास ये पावर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, वो बॉडी है, वो कहीं और स्थापित आपको कर सकती है। जैसे अगर देखें, आप अभी बहुत सारा चर्चा भी हुआ था कि क्या होना चाहिए कि हर एक, जैसे आप देखेंगे दिल्ली में है, तो अब क्या होता है जो लोग अरुणाचल से अपना समस्याओं को लेकर आते हैं तो उनको बहुत दूर पड़ जाता है। कोर्ट जो सिस्टम है तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्या है? महंगा है, फाइनेंशियली बर्डन बहुत ज़्यादा है हमारे कोर्ट में। अगर देखेंगे लोगों के पास भी क्या होता है कि जो अगर कोर्ट है महंगा प्रोसेस है, मतलब कि एक बोल सकते हैं कि कॉस्टली प्रोसेस माना जाता है। जो कोर्ट सिस्टम में आप फंस जाते हैं किसी भी तरह के केस में, तो कोर्ट का आपको चक्कर लगाना, आप जानते हैं ना कि बोला जाता है कि ब्लैक कोर्ट व्हाइट कोर्ट से आप दूर रहिए, तो जिंदगी में जितना दूर रहे उतना ठीक है। लेकिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत महंगा प्रोसेस है, तो इसलिए बोला बताया भी गया था कि बहुत जगह क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपना एक बेंच जो होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच या किसी तरह का अपना एक ब्रांच आपको एस्टेब्लिश करना चाहिए हर एक मतलब हर एक स्टेट डिवीजन में, जैसे नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में। तो ये आपको चर्चा किया गया था, न्यूज में था। फिर पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल जस्टिडिक्शन ऑफ एस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, जैसे आप होता है ना कि जैसे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सिर्फ स्टेट के अंदर है, तो ऐसा नहीं कि मतलब संसद क्या कर सकती है, पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन खत्म कर सकती है, नहीं तुम्हारा इसी में है इसमें नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है, उसे पूरा पावर दिया गया है कि उसका जो संवैधानिक संस्था है जो मतलब दिया गया उसको आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। हाउएवर पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड, मतलब कम नहीं कर सकती है। जो पावर है, जो जुरिस्डिक्शन है, ये नहीं कर सकती कि इसमें तुम्हारा मतलब नियम चलेगा, इसमें तुम्हारा जजमेंट चलेगा, लेकिन अगले चीज में नहीं चलेगा, दूसरे चीज में आपका इसमें जजमेंट नहीं चलेगा। ये चीज पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। लेकिन भले ये चीज कर सकती है कि जो जुरिस्डिक्शन है उसको वो बढ़ा सकती है। जुरिस्डिक्शन मींस क्या हो गया कि जैसे एरिया जो कवर करना है, जो मतलब जजमेंट आएगा, उस जजमेंट का जो मतलब फॉलो करना वो बढ़ा सकती है। तो ये जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। तो ये पार्लियामेंट आपको क्या कर सकती है? एक्सटेंड कर सकती है, घटा नहीं सकती है। एससी इज कस्टोडियन, ये पूछा गया था यूपीएससी 2015 में भी दोस्तों। ये एग्जाम में बहुत सारा आपसे क्या हो सकता है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसको मतलब कस्टोडियन बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला, गार्जियन किसको बोला जाता है। यहाँ पर गार्जियन भी आपसे पूछा जा सकता है। गार्जियन भी अगर आप क्या करता है यहाँ से पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है आपके गार्डियन का भी बात यहाँ पर किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इज कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या उसमें बताना है? सुप्रीम कोर्ट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर अगर कंपोजिशन की बात करें, यहाँ पर किस तरह से क्या कंपोजिशन है, कितने मेंबर्स होते हैं, तो देख सकते हैं 2019 में सेंटर नोटिफाइड एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सुप्रीम। अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में करंट आपको याद रखना 34 पूरे जज सुप्रीम कोर्ट जज हैं, 34 जज है, जिसमें कि आपको यहाँ 33+1 तो 33 हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, 1 हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको मतलब मेन बोल सकते हैं, उनको हायर मतलब एक रैंकिंग में रखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जज, टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं 34, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूड है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ये सब इंफॉर्मेशन है दोस्तों जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है कि जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं वो किनके द्वारा किए जाते हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट, हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उनके द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। आपने देखा होगा अभी जो जितने भी चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, जैसे आपने बी.आर. गवई की बात की, जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जी, उनको अभी अपॉइंट किया गया किनके द्वारा, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर यहाँ पर देखें, चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो बहुत सारे मतलब कि जजेस के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा, ये मतलब एक तरह से पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस होता है, इसमें कंसल्ट किया जाता है तभी जाकर यहाँ पर। और एक मतलब कन्वेंशन भी है कि सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं, जैसे कि 34 जज है, मतलब 33 जज है, एक तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उस 33 जज में देखा जाता है कि कौन से सीनियर है, किनका मतलब सीनियोरिटी आपको मतलब कौन सा ज्यादा दिन तक क्या किए वहां पर, किनका उम्र ज्यादा है। तो उनके उम्र के ज्यादा का मतलब ये नहीं कि मतलब उम्र क्यों ज्यादा माना जाता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उनका जो मतलब पूरा पीछे का जो पूरा मतलब एक बोल सकते हैं कि जिन्होंने जजमेंट दिया या किसी तरह का उनका अपना कोड रिकॉर्ड होगा, वो ज्यादा मतलब कि उनको एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। मैंने आप यही चीज समझिए। तो उसके अनुसार भी एक कन्वेंशन है कि आपको अपॉइंट किया जाता है। The other judges are appointed by president after consultation with the chief justice। और फिर अदर जो जज अपॉइंट किए जाते हैं वो चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन के द्वारा किए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर जैसे हाई कोर्ट का भी अगर जज हो गया तो वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के आपको जज से अपॉइंट, गवर्नर से, ये सब का कंसल्ट किया जाता है। कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। तो बताया जाता है कि अदर जजेस आप मतलब अलग जो जज आप अपॉइंट करते चीफ जस्टिस को हटाकर अगर हम बात करें, तो वहां पर आपको ऑब्लिगेटरी है, मतलब कि मैंडेटरी है कि आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, बिना कंसल्टेशन से आप नहीं कर सकते। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, गौर करने वाली बात है। फिर थर्ड जस्टिस केस देखे, फर्स्ट जज केस, थर्ड जज केस, सेकंड जज केस, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो थर्ड जज केस में क्या होता है कि कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी जजेस, जिसको हम लोग एक तरह से आपको बोलते हैं कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया जाता है, या मतलब कि एक कंसल्टेंसी बॉडी बनाया जाता है। तो वो चीज आपको याद रखना, वो किस में हुआ था, थर्ड जज केस में हुआ था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जिसको कॉलेजियम सिस्टम भी आप बोल सकते हैं, जिसको बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है। अभी एनजेक भी आया था, जिसको मतलब कि क्या किया गया, हटाया गया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, मतलब एक तरह से नल एंड वाइड आपको क्या कर दिया गया, उसे क्रिएट कर दिया गया। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की बात करें यहाँ पर, अब जज जो बनते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या उनका मतलब, जैसे आप एग्जाम देते हैं आपको क्वालिफिकेशन पूछा जाता है ना, तभी आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, टेक्निकल डिग्री किसी लाइन में आपको होना जरूरी है, कौन सा सब्जेक्ट से आप क्या किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, वो सब्जेक्ट अगर मैंडेटरी है तो वो होना जरूरी है। तो ये सब सारा क्वालिफिकेशन हमारा होता है, जो कि हम मतलब एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाते हैं, जो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फॉर्म भरते हैं, उसी तरह से क्वालिफिकेशन आपका जज का भी होता है। तो जज का क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपको सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि वो नागरिक होने चाहिए हमारे भारत देश के। ही शुड हैव बीन जज ऑफ हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट के 5 साल तक हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, पहले से वो हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं 5 साल तक। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट फॉर हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, या तो वो 5 साल जज रह चुके हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, वो 10 साल तक मतलब कि वकील रह चुके हैं, एडवोकेट रह चुके हैं, जो प्रैक्टिस में रह चुके हैं, किसमें, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हैं आप। ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट मतलब कुछ अलग, मतलब एक बोल सकते हैं एक्सेप्शनल, कुछ उनके द्वारा कुछ जजमेंट दिया गया या किसी तरह का वो एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट के नज़र में, तो वो इसी को बोला जाता है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज जज, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम एज नहीं दिया है कि जज को कितने उम्र में अपॉइंट किया, क्योंकि ये नहीं दिया गया, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो जुडिशरी का जो प्रोसेस होता है उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग वकील बनकर ही रह जाते हैं। किनको किनको वकील में ही मतलब कि उनको अच्छा लगता है वकालत करने में ही, कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पे ही रह जाते हैं, कोई जज बनकर ही रह जाते हैं हाई कोर्ट के, कोई सुप्रीम कोर्ट भी रह जाते हैं। तो ये प्रोसेस भी थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि आपको बोल सकते हैं एक टफ प्रोसेस भी होता है, तो सब कोई तो जज नहीं बन पाते हैं, इसलिए एक मिनिमम एज को फिक्स नहीं किया। आप जानते हैं जैसे हमारे जितने भी चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सब है, अब देखेंगे कोई 6 महीना का किनका टेन्यूर होता है, किन्हीं का अगर देखेंगे तो 2 महीना का टेन्यूर होता है, किन्हीं का देखेंगे तो 3 महीना का टेन्यूर होता है। तो ये टेन्यूर आप देखते होंगे बदलते रहता है, कोई 2-2 साल का टेन्यूर होता है, तो ये उम्र के हिसाब से, लेकिन 65 साल मिनिमम एज आपको, मैक्सिमम एज रखा गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर ओथ की बात करें, जो शपथ लिया जाता है वो प्रेसिडेंट के
आपको बिफोर द प्रेसिडेंट लिया जाता है, सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना। टेन्योर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया टेन्योर, लेकिन अगर देखें यहाँ पर ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल द अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, मतलब 65 साल तक की उम्र तक ही वो क्या कर सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको बन सकते हैं। लेकिन जो ये जो एज है बढ़ाना घटाना ये पार्लियामेंट के अंदर में होता है, पार्लियामेंट इसे बढ़ा भी सकती है। अभी बताया जाता है कि न्यूज़ में भी था कि बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब मतलब हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दोस्तों वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अभी बहुत सारा चर्चा भी था कि जो एक बोल सकते हैं रिटायरमेंट भी एज होना चाहिए उसको, जैसे बहुत सारे केस में देखेंगे 70 उम्र है, जैसे आप आई थिंक नेशनल कमीशन में या इस सब में देखेंगे आप, ह्यूमन राइट कमीशन सब में, तो आप देखेंगे 70 एज भी रखा गया। तो क्योंकि अगर देखें तो 70-75 एज तक लोग मतलब कि सही खान पान की वजह से, सही हेल्थ की वजह से लोग जी रहे हैं, एक्सपेक्टेंसी हमारा कंट्री का बढ़ गया है। उस समय 1970 1940s में देखे तो उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35-40 था, लोग बीमारी से बहुत ज़्यादा मरते। लेकिन अब मेडिकली हम लोग इतना एडवांस हो चुके हैं, चाहे वो मतलब अगर हम मेडिकल लाइन की बात करें, चाहे वो फार्मेसी लाइन की बात करें, बहुत ज़्यादा बीमारी आप मतलब कि उनका बीमारी का खोज हो गया है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जीने का जो मतलब पूरा जो अवधि है, जो काल है, वो अब बढ़ गया है। इसके कारण अभी बात मतलब चल रहा है कि इस चीज़ को बढ़ाया जाए, जो अगर देखें रिटायरमेंट एज को भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर यहाँ पर देखें, ही कैन डिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। आई थिंक स्लाइड आपको विजिबल हो रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत आ रही तो आप जरूर बताइएगा। ही कैन डिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। वो डिजाइन कब कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट को मतलब कि लेटर लिख के वो डिजाइन कर सकते हैं बताकर, लेकिन रिटर्न होना चाहिए। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पर भी यहाँ पर रिजाइन मतलब कि बोल सकते हैं हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। लेकिन ग्राउंड्स क्या होना चाहिए, ग्राउंड्स आपको दिया गया मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी दिया गया, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी को डिफाइन आप कैसे करेंगे। बहुत सारे जजेस को आप देखेंगे, जैसे जस्टिस वर्मा का केस अभी चल रहा है, आप देखेंगे उनको भी हटाने का बहुत पुरजोर कोशिश किया गया था, लेकिन प्रोसेस ही इतना जो ज़्यादा टफ है दोस्तों कि वो हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इनकैपेसिटी और बोल सकते हैं मिसबिहेवियर, इनको इस टर्म को डिफाइन नहीं किया, एक वेग टर्म है, इसको डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ये चीज याद रखना, ये दो ग्राउंड्स पर आपको हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। फिर अगर रिमूवल ऑफ जजेस की बात करें तो जैसे जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में जो बना था उसमें कुछ प्रोसीजर बनाया गया था, इससे रेगुलेट्स किया जाता है जज को हटाने का। तो रिमूवल मोशन आपको क्या साइन किया जाएगा, 100 मेंबर लोकसभा में, 50 मेंबर राज्यसभा में, तभी जाकर मतलब कि आपको रिमूवल प्रोसेस शुरू होगा। फिर अगर स्पीकर चेयरमैन में एडमिट मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट, स्पीकर और चेयरमैन के पास ये पावर होता है कि वो मतलब मोशन को हटाने का जो मोशन है उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है या उसको रिफ्यूज भी कर सकती है, वापस भी कर सकती है। आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस के द्वारा मोशन स्पेशल मेजोरिटी, तो फिर क्या होगा कि वो प्रेजेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट को, तब जाके जज को रिमूव किया जाए। अभी तक पूरे हिस्ट्री की बात करें, नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, अभी तक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया नहीं गया है इस प्रोसेस से। और ये मतलब टफ प्रोसेस हो जाता है, एक हाउस में अगर पास होता है दूसरा हाउस में फेल कर जाता है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट यहाँ से अगर देखें जुडिशियल सिस्टम से आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो। फिर एक्टिंग एंड एडहॉक जज की बात करें तो एडहॉक क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने गेस्ट टीचर की बात की, उसको भी एडहॉक बोला जाता है, बोला ना एडहॉक प्रोफेसर है, एडहॉक टीचर है। तो एडहॉक में क्या होता है, एक परमानेंट नहीं होता, एक टेम्पररी चीज को एडहॉक बोला जाता है। तो एक्टिंग और एडहॉक और रिटायर्ड जजेस, तो क्या होते हैं, बहुत सारे जजेस आप जानते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा पेंडेंसी केस, अभी देखे पेंडेंसी केस की हम बात करें दोस्तों तो 5 करोड़ से ज्यादा पेंडेंसी केस है हमारे इंडिया में। तो पेंडेंसी केस से क्या होता है कि इतना ज़्यादा बोझ है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या पूरे जुडिशियल सिस्टम पर कि उनको जरूरत पड़ जाता है कुछ एडिशनल जजेस को क्या करने के लिए, आपको मतलब फिर से उनको मतलब लाने के लिए पावर में, या बोल सकते हैं फिर से उनको रिक्रूट करने के लिए सिस्टम में। तो उससे क्या होगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है तो वो चाहते हैं कि अगर पुराने जजेस जो रिटायर्ड हो गए उनको लाएं, क्योंकि उनका उम्र तो बचा ही हुआ, उम्र मतलब रिटायर्ड हो गए लेकिन उनके पास अभी भी वो एक बोल सकते हैं मतलब एक तरह से एक्सपीरियंस है कि वो चीज को लड़ सकते हैं, केस को जल्दी से निपटा सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे जजेस आप देखेंगे उसमें आपको लाया जाता है रिटायर्ड जजेस को। तो याद रखना, एक्टिंग चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस व्हेन ऑफिस ऑफ वैकेंट सीज जाती है। ये चीज आप जानते हैं, जैसे चीफ जस्टिस अगर किसी तरह से सीट वैकेंट है या किसी तरह से एबसेंट हो गए बीमार की वजह से या किसी भी रीजन से, तो वहां पर
प्रेसिडेंट के पास पावर होता है किसी भी जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए। परमानेंट नहीं होगा, वो एक्ट करेंगे कुछ समय के लिए। जैसे हमने देखा प्रेसिडेंट अगर किसी तरह से रिजाइन कर जाते हैं या प्रेसिडेंट किसी तरह से एब्सेंट हो जाते हैं अपने ऑफिस में, तो वाइस प्रेसिडेंट को हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, मतलब उनको उतना दिन के लिए अपॉइंट कर देते हैं। फिर एडहॉक जज की बात करें यहाँ पर, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कोरम ऑफ द परमानेंट जजेस टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक कोरम होना चाहिए कि इतने जजेस प्रेजेंट है तभी जाके कोई केस को आपको सुनवाई किया जाएगा। अगर उस चीज को वहां पर नहीं किया, पूर्ति किया जा रहा, नहीं पूरा हुआ जा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, एडहॉक जज को वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट ए जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट एज ए एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर ए टेम्पररी पीरियड। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को क्या कर सकते हैं, वहां पर ऐड कर सकती है, जिससे क्या हो, प्रोसेस फास्ट हो, जो जुडिशियल प्रोसेस है वो फास्ट हो। फिर अगर रिटायर्ड जज की बात करें, एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट टू एक्ट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर ए टेम्पररी पीरियड। तो ये भी मतलब सुप्रीम कोर्ट जज के पास पावर होता है, सीजीआई के पास पावर होता है, सीजीआई के पास ही पावर होता है सिर्फ, ये मतलब अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट का उनका रिकमेंडेशन आपको लेना जरूरी होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। ये सब हमारा क्या है इसमें जुडिशियल सिस्टम में। फिर अगर जुरिस्डिक्शन देखें और पावर देखें सुप्रीम कोर्ट का, तो एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। क्या है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? ओरिजिनल क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है। तो आर्टिकल 131 आर्टिकल 131 के अंदर क्या दिया गया इसमें कि सुप्रीम कोर्ट के अगर देखे कोई भी डिस्प्यूट हो, जैसे जो कोई भी डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में हो गया, तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हुआ। सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करेगी, सुनवाई करेगी, उस केस को देखेगी। फिर अगर नेक्स्ट देखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, मतलब स्टेट के बीच में हो गया, सेंटर स्टेट के बीच में हो गया, एक स्टेट एक साइड है, दूसरे स्टेट 2-3 स्टेट है, तो वो हो गया। तो मतलब मेनली ये सब क्या हो गया आपका ओरिजिनल जुडिशन, मतलब ये आपको लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सुप्रीम कोर्ट का मेन ओरिजिनल जुडिशन में क्या होगा, मेन सुप्रीम कोर्ट का जो बॉडी बनाया गया उसका मेन काम क्या होता है, इसलिए ओरिजिनल जुडिशन बोला जाता है। देख सकते हैं स्टेट और अदर बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। अबव केसेस में एक्सक्लूसिव मींस नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड डिस्प्यूट्स एंड ओरिजिनल मींस, ये मतलब एक्सक्लूसिव मींस क्या हो गया कि एक्सक्लूसिव कोई प्रोडक्ट जैसे आप यूज करते हैं तो प्रोडक्ट दूसरे कंपनी नहीं बना सकती। उसी तरह से जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह चीज होता है कि जैसे अगर किसी तरह का स्टेट और स्टेट के बीच में कोई विवाद हो गया, स्टेट सेंटर के बीच में कोई विवाद हो गया, वो विवाद आपको हाईकोर्ट द्वारा नहीं लड़ा जा सकता है। कोई कितना भी कुछ केस हो जाए, वो विवाद जो सुलझाया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही सुलझाया जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ये ट्रीटी बना था, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट और मैटर रिफरिंग टू फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन द्वारा कोई भी अगर मैटर डिस्कस हो रहा है, या इंटर वाटर डिस्प्यूट हमने बात भी किया था, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट, फिर महानदी वाटर डिस्प्यूट, इस तरह से हमने देखा था ना, उसमें हमने बात भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ना उसमें ट्रिब्यूनल बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, वो ट्रिब्यूनल का जो केस होता है, उस केस पर जो डिसीजन दिया जाता है ट्रिब्यूनल के द्वारा, जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है उसके द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है, उसी डिसीजन को आपको मानना पड़ता है स्टेट्स को, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ कोई हस्तक्षेप आपको नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना, प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी भी इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होता। फिर देखें रीट जुरिडिक्शन। रीट जुरिडिक्शन में बात किया था आर्टिकल 32 के अंदर इसे लाया जाता है रीट जुरिडिक्शन को, जो कि सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को, तो ये याद रखना आर्टिकल 32, आर्टिकल हमारा क्या है इसमें 32। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन सेंस होता है, एग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली, जैसे कि किसी तरह से फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट हो गया तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पर जा सकते हैं। हाउएवर लेकिन ये रीट जुरिडिक्शन आपका सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव नहीं है, ये आपको रीट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का भी हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये देखना कि यहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए बताया गया है। फिर सूती सर से एपिलेट होता है। एपिलेट क्या हो गया यहाँ पर कि अपील्स के द्वारा, जैसे आपने क्या किया सॉवरेन कोर्ट में गए, जैसे आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे हैं, सेशन कोर्ट जा रहे हैं, वहां से फिर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट से आप क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट जा रही है, अपील कर रहे हैं, मतलब आप नीचे से ऊपर आपको अपील कर रहा है, ऐसे नहीं कि आप सीधे ऊपर से नीचे आएगा, आपको नीचे से ऊपर जाना, ये चीज आपको ध्यान रखना। It enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified under 4 heads: appeal in constitutional matters, appeal in civil matters, appeal in criminal matters, appeal by special leave। फिर उसी तरह से एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो एडवाइजरी में क्या होता है दोस्तों, ये आर्टिकल 143 के अंदर 143, इसमें क्या होता है ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द 2 कैटेगरीज। अब क्या होता है इसमें कभी कभी जो एडवाइजरी में क्या हो गया कि एडवाइस लेना, एडवाइजरी में क्या होता है एडवाइस लेना, तो कभी कभी प्रेसिडेंट क्या होती है, कोई भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मैटर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मतलब कि फैक्ट लिखा हुआ, वो फैक्ट को सही से इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा, वो फैक्ट को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, तो जो हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं, एक रिकमेंडेशन लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, किस तरह से हम इस चीज़ को समझे,
इस फैक्ट को, इस एक्ट को, इस आर्टिकल को, इस शेड्यूल को किस तरह से समझे। तो ये चीज़ आपको एडवाइजरी डिरेक्शन होता है। तो यहाँ पर दो कैटेगरीज में लिया जाता है, एक होता है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और विच लाइक टू अराइज, मतलब इस तरह से जो कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर होता है कि वो ओपिनियन दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, इसमें ऑब्लिगेशन तो नहीं है। लेकिन ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट, या कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई भी ट्रीटी बना है, कोई भी मतलब एग्रीमेंट बना है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को आपको मस्ट है, मतलब कि ऑब्लिगेटरी है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को आपको यहाँ पर ओपिनियन देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एडवाइस देना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया। फिर अगर नेक्स्ट देखें पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू हमने क्या बात किया था दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जैसे किसी तरह का कोई मतलब कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है, किसी तरह का कोई मतलब कि आपको बोल रहे नियम कानून आपको लागू किया जा रहा है, कोई बिल आपको पास किया जा रहा है, तो बिल में तो किसी तरह का अगर कोई लोग गए या कोई पिटीशन फाइल कर दिए, कोई पीआईएल फाइल हो गया सुप्रीम, आप देखते हैं आज के समय बहुत सारा पीआईएल होता है, और सबसे ज़्यादा पीआईएल की अगर बात करें या पिटीशन की बात करें तो वो मेनली आज के समय में जो गवर्नमेंट द्वारा रूल रेगुलेशन शुरू किया उसी को खिलाफ ज़्यादा किया जाता है, उसी के खिलाफ आपको सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। तो उस पीआईएल के कारण क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का बर्डन तो और बढ़ ही गया है, लेकिन ये जरूरी भी है क्योंकि एक चेक्स बैलेंस आपको बना रहता है गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में, जो कि हमारे डीपीएसपी में भी लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू वही होता है कि मतलब जो जुडिशियरी के पास पावर होता है उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए, जैसे किसी तरह का फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहे हैं सरकार, तो आप जाके सरकार के खिलाफ केस कर दिए, तो वो क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स और लेजिस्लेटिव कोई भी ऑर्डर बनाया जाता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस पर जो मतलब कि जुडिशियल जो रिकमेंडेशन दिया जाता है, या बोल सकते हैं जो जुडिशियल द्वारा जो अनाउंसमेंट किया जाता है या किसी तरह का डिसीजन दिया जाता है, उसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी तरह का इंटरप्रिटेशन करना, कोई लॉ नहीं समझ में आ रहा पार्लियामेंट या किसी भी लोगों को, इंडिविजुअल को, तो जो भी इसका फाइनल इंटरप्रिटेशन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। फिर अदर्स पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अगर यहाँ पर बात करें, कुछ और पावर्स है सुप्रीम कोर्ट का, तो इट डिसाइड द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। जैसे हम इलेक्शंस की बात करें दोस्तों, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है या आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, विधानसभा का, वो सब मेनली आपको हाईकोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर होता है, इस पावर में अगर देखेंगे यहाँ पर कि जो डिस्प्यूट्स होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग, वो भी आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डील किया जाता है, उस पर डिसीजन दिया जाता है। फिर अगर किसी तरह का चेयरमैन हो गए, मेंबर्स हो गए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का आपको जो भी डिसीजन होता है, कोई भी अगर मिसकंडक्ट हो गया, मिसबिहेवियर हो गया, तो उसको मतलब पूरी तरह से इंक्वायरी करने का पावर किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। अगर देखें तो कोई भी जजमेंट ने पहले आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का, जैसे अभी जो जजमेंट आया था आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जितने भी आपको जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जितने भी जो कुत्ता जो रोड पर रहते हैं, उन सभी को कह रहे थे कि जाके आपको एक सेंटर में डाल देना, शेल्टर होम में, मतलब एक शेल्टर में जहाँ पे वैक्सीनेट किया जाएगा। बहुत सारा इसमें भी आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, आप जानते हैं। तो उस प्रोटेस्ट को लेकर बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट को रिव्यू किए, ऑर्डर को फिर रिव्यू किए। उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग ये कर रहे हैं कि वहाँ पर शेल्टर पर डाल दिया जाएगा, सेंटर पर वैक्सीनेट करके फिर उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। तो ये मतलब रिव्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो एक बार बोल दिया गया है वो पत्थर का लकीर हो गया, उससे आप चेंज नहीं किया जा सकता, चेंज उसे भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सब आपको एक अप्लाई भी करना, जो हमारे सोसाइटी में आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस चीज़ को आप देखते भी हैं, फील भी करते हैं। तो ये सब एक एग्जाम्पल आपको याद रखना होता है। तो इनके पास एक होता है कि जो अपना जजमेंट आपको दे सकते हैं। जुडिशियल सुपरिटेंडेंस वही हो गया, जितने भी कोर्ट्स होते हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स हो, चाहे वो आप देख सकते हैं जो भी हमारे हाई कोर्ट्स हो, वो सब पर आपको क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का मेन कंट्रोल होता है। उनका जो फाइनल डिसीजन है वही लागू होगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की अगर बात कर ले, यहाँ पर कुछ कुछ आर्टिकल्स है। आर्टिकल 124 एक है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजैक बना था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया था, इसे आपको वॉइड मतलब कि एक तरह से अनाउंस कर दिया था, वॉइड है, नल एंड वॉइड, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखिए 130 में आपको दिया गया। 141 में अगर बात करें, लॉ डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, जितना भी लॉ सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया जाता है वो सब सारा क्या है, बाइंड करती है, सब कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह अगर यहाँ पर देखें इन्फोर्समेंट के अगर बारे में हम बात करें, इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स टू डिस्कवरी एटसेट्रा, ये सबको इन्फोर्स किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। 143 की बात करें तो हमने देखा था प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह का ओपिनियन मांगने के लिए, जो कि एक तरह से बाउंडिंग नेचर भी होता है, नहीं भी होता, किस केस में बाउंडिंग होता है वो भी हमने बात किया था।
तो ये हमारा जो यूनियन जुडिशरी के बारे में था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में था, वो हमने बात किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है जो कि पार्ट 5 में मेंशन्ड है। प्लस ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 124 टू 147, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पार्ट 5। उसी तरह हम लोग हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट में हम लोग स्टेट जुडिशरी की बात करते हैं। तो स्टेट जुडिशरी हमारा क्या है, हाई कोर्ट, जो कि पार्ट 6 में मेंशन है। तो पार्ट 6 में कौन से आर्टिकल है मेंशन है, आर्टिकल 214 टू 231। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 214 से 231 तक आपको यह क्या है, मेंशन्ड है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें आर्टिकल 214 से 213 की, तो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इंडिया इन 1862 व्हेन द हाई कोर्ट्स वेर सेटअप एट कलकत्ता। सबसे पहले जो इंडिया के में ओरिजिन देखे हाई कोर्ट का, तो 1862 में हुआ था आपको। और वहाँ कहाँ सेटअप किया गया था, ये मतलब कि एक आर्टिकल या बोल सकते हैं एक एक्ट के थ्रू लाया गया था। उसमें कलकत्ता में, जो कि मेन हेड सेंटर था आपको ब्रिटिश का, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ 3 जगह सेटअप किया गया था। 1866 में आप देखें 4th हाई कोर्ट बनाया गया था इलाहाबाद में, जो कि आज देखते हैं बहुत फेमस हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट। जजमेंट भी उसका अगर देखें तो बहुत ज़्यादा, आप देखते हैं जजमेंट में सबसे ज़्यादा जजमेंट आपको देती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, बट जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों 1956 में, उसमें ये ऑथराइज करता पार्लियामेंट को कि 2 स्टेट का भी एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे पंजाब हाई कोर्ट, वो हरियाणा मतलब वो चंडीगढ़ और पंजाब दोनों जो स्टेट है दोनों को वो कवर करती है। चंडीगढ़ आप जानते हैं यूटी भी है। ऑथराइज द पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेट है तो एक हाई कोर्ट रहेगा, नहीं। यूटी में भी अगर देखेंगे तो यूटी में यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो उसमें 2 ही ऐसा यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें तो वहाँ पर हाई कोर्ट मिलेगा। जैसे आप दिल्ली में देख ले, दिल्ली का एक अपना स्पेशल हाई कोर्ट है, भले वो स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी है। उसी तरह से आप जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक अपना हाई कोर्ट है। तो स्टेट हाई कोर्ट ऐसा नहीं है कि, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट का क्या है कि हाई कोर्ट आपको कॉमन है 2-3 स्टेट का। जैसे अंडमान निकोबार की बात करें, वो आपको कलकत्ता हाई कोर्ट से डील होता है, मतलब जो कलकत्ता का हाई कोर्ट है उससे। तो इस तरह से बहुत सारा हाई कोर्ट है। जैसे आज के समय में देखेंगे तो हमारे पास 28 क्या है, स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरी यूटीज है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर देखेंगे तो एट प्रेजेंट आज की हम बात करें यहाँ पर, तो 2019 में अगर देखें तो 25 हाई कोर्ट्स है हमारे पास। मतलब अभी के समय, आज के समय 2025 की भी हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितना हाई कोर्ट्स है यहाँ पर, 25 हाई कोर्ट्स है। और स्टेट हमारे पास 28 है, यूनियन टेरिटरीज 9 है, 8 है। तो इस तरह से देख सकते हैं ना कि 2-3 स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज का क्या होगा, क्या कॉमन आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। फिर अगर कंपोजिशन देखें, जिस तरह से हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा, उसी तरह से सेम यहाँ भी हमें देखना है। तो एवरी जो हाई कोर्ट वेदर एक्सक्लूसिव और कॉमन कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस होते हैं और अदर जजेस होते हैं, एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू अपॉइंट। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर जजेस का नंबर फिक्स होता है, मतलब जिस तरह से प्रेसिडेंट का अपना एक मतलब बोल सकते हैं कि रिकमेंडेशन होता है या प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होता है उसके हिसाब से आपको जजेस को वहाँ पर अपॉइंट किया, जिस समय से जिस तरह से रिक्वायरमेंट होता है उस तरह से अपॉइंट किया। लेकिन चीफ जस्टिस आपको हर एक हाई कोर्ट के देखने को मिलेंगे। विद द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि स्ट्रेंथ क्या होगा। ये आपसे पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है, संविधान ने लिखा है, नहीं, संविधान ने नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट एंड लीव्स इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पर, प्रेसिडेंट के मतलब बोल सकते हैं कि उनका अपना एक मन होगा, तभी जाकर ये इस तरह से आपको स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते, घटा सकते हैं। जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्ट किनके द्वारा किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, इंडिया और गवर्नर दोनों के साथ मिलकर प्रेसिडेंट क्या करते, कंसल्ट करते, तब जाके आपको चीफ जस्टिस ऑफ अपॉइंट किए जाते हैं। मैनी ओथ आपको गवर्नर द्वारा दिलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड बोथ द 99th कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो हमने बात किया था ना, एनजेक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी एक्ट लाया गया था, किसके द्वारा, आपको किसके द्वारा लाया गया था यहाँ पर, ये लाया गया था सेंटर के द्वारा, जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट है उनके द्वारा लाया गया था। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्योंकि इसमें क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेन पावर था, जो मेन ओरिजिनल जुरिडिक्शन था, प्लस सुप्रीम कोर्ट का जो इंडिपेंडेंस था, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एक संवैधानिक संस्था है, उसको आप किसी तरह का हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकते, किसी तरह से उस बॉडी को आप क्या कर तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि हमारे बॉडी में हस्तक्षेप किया जा रहा है, ये कंट्रोल किया जा रहा है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस एक्ट को ही खत्म कर दिया। ये बोल सकते एक तरह से, जैसे आप आज के समय यूपीएससी बॉडी देखते हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसी तरह से गवर्नमेंट चाहती थी कि एग्जाम एक तरह से क्या हो, नेशनल जुडिशियल का एग्जाम हो। मतलब मेनली बोल सकते हैं कि आप जैसे पूरा एग्जाम, जैसे कि आप देखते हैं इंडिया जुडिशियल सर्विस का एग्जाम, उसे द्वारा अपॉइंट किया जाए,
जो अगर मतलब कि जो बॉडी है, जो जैसे कमेटी बनाया जाए उसमें हमारे मेंबर भी रहे, तो इस तरह का पूरा ये एक्ट आया था। जिस एक्ट को इतना डिटेल में जाने के लिए ये याद रखना है, एंजेक्ट एक्ट 2015 में उसे डिक्लेयर कर दिया गया क्या, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, मतलब कि वो संवैधानिक संस्था नहीं था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो असंवैधानिक है, प्लस उसे क्या कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। फिर अगर क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, वो भी आपको नागरिक होने चाहिए भारत के, और वो जुडिशियल ऑफिस में आपको होने चाहिए टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 साल तक, वो किसी तरह से मतलब वकील रहे, एडवोकेट रहे, या 5 साल तक जज भी रह सकते हैं आपको, मतलब मेन तो जज ही का यहाँ पर है, तो वो कम से कम 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस में आपको काम करने चाहिए, मतलब एडवोकेट के रूप में यहाँ देख सकते हैं, एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट ऑफ ए हाई कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह से आपको कोई प्रोविजंस नहीं बनाए हैं कि डिस्टिंग्विश्ड जो जूरिस्ट है, जैसे हमने देखा था ना उसमें कि मतलब कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि उनके ओपिनियन में जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, जो एक मतलब कुछ एक्स्ट्रा मतलब बोल सकते हैं कि ऑर्डिनरी है, उनको प्रेसिडेंट आपको अपॉइंट कर सकती है, उस तरह से ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के लिए ये चीज़ नहीं बनाया गया। अगर हम ओथ की बात करें, शपथ की बात करें, शपथ किनके द्वारा यहाँ दिलाया जाता है, तो ओथ जो सब्सक्राइब या ओथ दिया जाता है वो गवर्नर आपको यहाँ पर दिलवाते हैं ओथ, लेकिन अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा, ये चीज आपको ध्यान रखना, रिमूवल ही प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ द जज, जज का हाई कोर्ट का भी टेन्योर फिक्स नहीं होता है। अगर देखें तो 62 साल के लिए वो आपको यहाँ पर ऑफिस को अटेंड कर सकते हैं, रह सकते हैं, इसलिए आप देखेंगे 62 साल में यहाँ रहते हैं, 65 में हमारे सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, 65 में कहाँ आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, ये 62 प्लस 3 हो गया, तो 3 साल ही इनका आपका टेन्योर होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आपको रह सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी जो यहाँ से रिटायर्ड होते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आपको जज यहाँ मतलब कि मेनली बन सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहाँ पर देखिए ये भी रिजाइन कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, रेजिग्नेशन ही प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, यहाँ प्रेसिडेंट को आप रिजाइन करने के लिए लेटर लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा ओथ दिलवाया जाता है वो गवर्नर के द्वारा दिलवाया जाता है। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय दी प्रेसिडेंट और द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये दोनों चीज में आपको सेम है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का ग्राउंड होना चाहिए, बेसिस पर आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ जजेस की बात करें तो ये भी रिमूवल ऑफ जजेस प्रेसिडेंट के ऑर्डर से यहाँ पर क्या हो सकते हैं, यहाँ पर रिमूव हो सकते हैं। ये मोशन भी 100 मेंबर्स आपको साइन किया जाएगा, लोकसभा में 50 मेंबर, राज्यसभा में स्पीकर चेयरमैन का रिकमेंडेशन होना चाहिए, वो असेंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते। आफ्टर द मोशन इज पास बाय ईच हाउस पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, जो कि स्पेशल मेजोरिटी का केस होता है, इसमें 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट वोटिंग होता है। फिर अगर देखें प्रेसिडेंट रिमूवल ऑफ द जजेस, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा फिर आपको रिमूव किया जाता है। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट जजेज ऑफ हाई कोर्ट इज द सेम एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह से जज सुप्रीम कोर्ट का जज का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है उसी तरह से हाई कोर्ट का, इसलिए ये टफ प्रोसेस आपको माना जाता है। अगर यहाँ देखें प्रेसिडेंट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये चीज आपको ध्यान रखना, चीफ जस्टिस का पावर होता है। तो आप देखेंगे बहुत सारा भी केस होता है जिसमें कि किसी तरह का जो संट या पनिशमेंट होता है, जो पोस्टिंग कोई जजमेंट इस तरह से हाई कोर्ट ने दे दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं ये जजमेंट नहीं आना चाहिए था, वो आपको क्या कर सकती है, पनिशमेंट पोस्टिंग के रूप में आप देखते हैं बहुत सारा हाईकोर्ट में तबादला कर दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक्टिंग एडिशनल उसी तरह से है कि यहाँ पर चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, जब ये वैकेंट हो किसी तरह का सीट, एडिशनल जज हो गया टेम्पररी पीरियड के लिए, उसी तरह से रिटायर्ड जज को यहाँ पर कंसल्ट करके आपको अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये चीज़ टेम्पररी पावर पीरियड के लिए। फिर जुरिडिक्शन की बात देखें हाई कोर्ट का, तो इस हाई कोर्ट का एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है कि मतलब जो डिस्प्यूट्स होता है वो आपको अपील में, तो यहाँ पर एक तरह से अपील में भी आता है, लेकिन फर्स्ट इंस्टांस में बहुत सारा अपील नहीं आता। जैसे कि आपको ओरिजिनल मिस क्या हो गया कि मतलब उनका सिर्फ स्पेशल एक्सक्लूसिव पावर, जैसे कि कोई भी मैटर्स अगर हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, डिस्प्यूट्स हो गया इलेक्शन का मेंबर्स का, हमने देखा ना पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर किसी तरह का इलेक्शन, लोकसभा या आप बोल सकते हैं स्टेट विधानसभा का इलेक्शन, उसमें किसी तरह का अगर डिस्प्यूट हो गया, कोई विवाद हो गया, तो वो भी जो लड़ा जाएगा, जो केस सुना जाएगा, जो सुनवाई हुआ जाएगा, वो हाई कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। रिगार्डिंग रिवेन्यू मैटर्स और एन एक्ट ऑफ ऑर्डर बाय रिवेन्यू कलेक्शन, किसी तरह का रिवेन्यू कलेक्शन का मैटर हो गया, इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट, ये तो आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के पास होता है, लेकिन मेनली आपको जुडिशनल हाई कोर्ट का माना जाता है। केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर फॉर्म सबऑर्डिनेट कोर्ट, कोई भी तरह का इंटरप्रिटेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर, या बोल सकते हैं जो मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो नीचे लोअर कोर्ट है, उनका जो अपीलेट होगा वो आपको किस में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। उसी तरह रिट जुरिडिक्शन, हमने रिट जुरिडिक्शन की बात की थी, जो आर्टिकल 226 में आपको दिया जाता है, उसमें आर्टिकल 32 की हमने बात की, इसमें आर्टिकल 226, ये हाईकोर्ट के पास पावर होता है कि वो रिट्स को आपको इशू कर सकती है। प्लस इसमें क्या होता है कि हाईकोर्ट के अंदर 226 के अंदर क्या होता है, कोई एक्सक्लूसिव तो नहीं, लेकिन एक कंकरेंट रिट आपको यहाँ पर पास करती है सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो ये आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, आर्टिकल 226 ये आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार इस चीज को पूछा गया है।
प्लस अगर यहाँ देखें एपिलेट जुरिडिक्शन, एपिलेट क्या होता है, अपील करना। तो जितने भी आपको लोअर कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनका एक सिविल और क्रिमिनल मैटर जो होता है वो हाई कोर्ट पर, जैसे अगर लोअर कोर्ट्स ने सुना दिया फांसी का सजा या कैपिटल पनिशमेंट, तो वो जब तक हाई कोर्ट उस पर वैलिडिटी नहीं देंगे या हाई कोर्ट का जब जजमेंट आएगा तब तक उस चीज़ को आपको वो फांसी सजा नहीं दिया जा सकता। क्रिमिनल मैटर्स में जो बड़ा केस हो गया तो वो आपको सेशन कोर्ट का जो केस होता है वो लागू नहीं किया जाता जब तक हाई कोर्ट में आपको उस चीज़ पर डिसीजन आपको नहीं दिया जाता। फिर सुपरवाइजरी डिसीजन क्या हो गया, सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल दी हैज द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल दी कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल, जितने भी सुप्रीम जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या हो गया, जो भी मतलब जैसे मिलिट्री कोर्ट्स का नहीं होगा लेकिन जो भी स्टेट के अंदर बनाया जाएगा ट्रिब्यूनल्स, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, वो सारा पावर आपको सुप्रीम हाई कोर्ट का उसमें आपको ज़्यादा होगा। फिर जुडिशियल रिव्यू की बात करें, जैसे हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू आपको यहाँ पर दिया, लेकिन जुडिशियल रिव्यू याद रखना दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये आर्टिकल 13 और 226 में एक्सप्लिसिटली क्या दिया जुडिशियल रिव्यू का, हाई कोर्ट आप जानते हैं कि जो मेनली बताया जाता है कि कोई भी स्टेट का जो डिफिनीशन है वो आर्टिकल 13 में बताया जाता है, ये 12 में डिफिनीशन 13 में बताया जाता है कि अगर फंडामेंटल राइट से या बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मान रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकती है, उस चीज़ को इनवैलिड करार दे सकती है या डिसाइड आपको कर सकती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट हैज़ 2 पावर्स, द जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स और एक्ट्स क्या हो सकता है, हाई कोर्ट्स का रिकॉर्ड रह सकता है, परपिचुअल मेमोरी, टेस्टिमोनी। जैसे आपने देखा होगा जितना भी जजमेंट दिया जाता है उसमें जो प्रीवियस जो केस होता है, जैसे चाहे संगरी प्रसाद का केस हो गया, केशव नंदा भारती केस हो गया, मेनका गांधी केस हो गया, तो इस तरह के केस को सम्मिलित करके आपको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया जाता है कि मतलब कोई भी जजमेंट पास होगा तो प्रीवियस जो जजमेंट पास हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को दिक्कत न हो, क्योंकि नया नया जजमेंट देने में दिक्कत होता है, तो वो जजमेंट को एक बेसिस बनाकर नया जजमेंट आपको दे सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। किसी भी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे आपने कोई भी मतलब जजमेंट आया, कोई भी ऑर्डर आप नहीं मान रहे तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया संविधान, लेकिन इसे डिफाइन नहीं किया गया, ये डिफाइन किया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख ले, 222 है क्या, ट्रांसफर ऑफ जज कर सकते हैं हाई कोर्ट से अदर कोर्ट से, किनके द्वारा किया जाता है यहाँ पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। पावर सुप्रीटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट 227 में दिया गया। उसी तरह से ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हमारा जुडिशियल रिव्यू जो हमने अभी देख ही लिया, जुडिशियल रिव्यू क्या था, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये कौन कौन सा केस में आया था आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। ये हमारा जो आज का जो टॉपिक था दोस्तों वो हमने देख लिया। जो बाकी जो कुछ आपको जुडिशियल जो बॉडीज़ है, जैसे लोक अदालत हो गया, चाहे अगर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू दिया गया, ट्रिब्यूनल्स दिया गया, ये सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मतलब लेक्चर भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा। तो इस चीज़ को आप इतना ही तक यहाँ पर याद रखें, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सारा लेक्चर दोस्तों आपको स्काई अकेडमी 360 जो हमारा यूट्यूब चैनल प्लस हमारा ऐप पर भी आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ स्काई अकेडमी 360 के साथ। यहाँ पर सारे टीचर्स मौजूद हैं, जितने भी फैकल्टीज़ है, सारे सब्जेक्ट, सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाए, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है। तो जुड़िए हमारे साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।